अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का हमारा लेक्चर है कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। पहले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने लगते हैं तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन होता है कि आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड सेकंड वन होता है कि कंस्ट्रक्टिंग द हाइपोथेसिस। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स के रिलेटेड जो मेरे लेक्चर्स जो हैं प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं 4 to 5 लेक्चर्स हैं, उनकी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनके लिंक्स मौजूद हैं। आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं कि वो क्या होते हैं और उनको कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, उनकी टाइप्स जो हैं और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के लिहाज से किस तरह होती है, विद एग्जाम्पल्स के साथ मैंने उसको समझाया है। उसको करने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने हाइपोथेसिस जो हैं वो किस तरीके के बनाने हैं रिसर्च में और क्यों बनाने हैं, इसका क्या फ़ायदा है और इससे हमारी स्टडी पर क्या असर पड़ता है और क्या ये हर स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। So, what is the hypothesis? In simple words, the hypothesis is an assumption that may prove to be either correct or incorrect. ठीक है कि एक assumption होती है hypothesis जिसको हम लोग चेक करते हैं उसके ऊपर टेस्टिंग करके कि क्या जो हम सोच रहे हैं, जो हमने assume किया है, क्या ये जो assumption है वो correct है या फिर incorrect है। ठीक है, हम उसको उस पर decision लेते हैं उसके बारे में। तो what is a research hypothesis? तो research hypothesis जो है is a statement that introduce a research question and processes an expected result. तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है कि एक्चुअली में क्या होता है हाइपोथेसिस के हम लोग चेक करते हैं कि जो चीज़ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं, क्या वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट। ठीक है, इसी तरह रिसर्च हाइपोथेसिस भी होता है कि हम लोग अपना रिसर्च क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जो है हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ठीक है, और फिर ये चेक करते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हैं उस तरह के कि नहीं देते। मोस्टली केसेस में मोस्टली हम हाइपोथेसिस को इस तरीके से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो सबको क्लियर हो, ठीक है, स्पेसिफिक हो और दूसरा फोकस हो। ये बहुत ज़्यादा वो क्लियर हो, क्लियर वर्डिंग में हो, ताकि हम जितना ज़्यादा आपका हाइपोथेसिस क्लियर होगा आप उतने ज़्यादा ही आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ उसका लिंक होता है हाइपोथेसिस का, और जब हम हाइपोथेसिस चेक करते हैं तो मोस्टली वही रिजल्ट्स हमें आ रहे होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, इन केस कि आपका हाइपोथेसिस आपको क्लियर हो। ठीक है, मतलब जो आप सोच रहे हैं और जो जिस तरह का आप बना रहे हैं वो बिल्कुल आपको क्लैरिटी हो उसके अंदर, तो किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, ताकि पढ़ने वाले के लिए भी ना हो और आपके लिए भी ना हो। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है एक साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस करता हुआ, जिसको हम लोग चेक करते हैं। अब डिफरेंट टेक्निक्स के साथ इसको हम लोग चेक कर रहे होते हैं। अब हर टेक्निक में हाइपोथेसिस तो नहीं यूज़ होता, लेकिन कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हाइपोथेसिस को हम लोग यूज़ करते हैं। अब हाइपोथेसिस जो है वो स्पेसिफिक नहीं है कि हर रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस को यूज़ करें या हाइपोथेसिस को डेवलप करें। अब प्योर रिसर्च में इसकी ज़रूरत नहीं होती हाइपोथेसिस की। अब इसी तरह अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च देखें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में कुछ टॉपिक्स के लिए जो है हाइपोथेसिस ज़रूरी होता है। जिस तरह अगर सोशल साइंसेज में आप लोग कर रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं सोशल साइंसेज में, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करें और फिर उसकी टेस्टिंग करें और रिजल्ट्स जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेड होने चाहिए। और इसके अलावा अगर क्वालिटेटिव रिसर्च पर देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ये ज़रूरी नहीं होता, इतना खासा ज़रूरी नहीं होता कि हाइपोथेसिस आप डेवलप करें। अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड, अगर ना भी करें तो इससे कोई इतना खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, नो अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस क्या होने चाहिए। कि जो एक अच्छा रिसर्च हाइपोथेसिस होता है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो टेस्टेबल होना चाहिए। मतलब जो आप सोच रहे हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके स्टडी के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो वो उस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, आपका हाइपोथेसिस। उसके अलावा आप
अच्छा हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हैं। आप जब लिटरेचर रिव्यूज़ को कर रहे होते हैं, आप जब लिटरेचर रिव्यू स्टडी कर रहे होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते हैं, आपके माइंड जो है, आप कह लें सिंपल वर्ड्स के, आपका माइंड खुलता है उतना ज़्यादा, आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उस प्रॉब्लम में। आप सोचते हैं कि यार पहले बंदे ने ये किया, अब मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ, तो उसको आप अच्छे तरीके से सोचते हैं। तो आपकी हो सकता है कि आप जो अपना हाइपोथेसिस डेवलप करिए वो पिछली जो थ्योरीज हैं, जो पिछला लिटरेचर है, उससे ही बिलोंग कर रहा हो कम अज़ कम, क्योंकि आप हो सकता है कि मिलती जुलती स्टडी वो बंदा कर रहा था, तो आप उससे रिलेटेड बहुत से आइडियाज़ आपके माइंड में आ जाते हैं, आपको समझ आ जाता है कि आपने किस तरीके से हाइपोथेसिस को बनाना है, उसने कैसे किया था उस पे काम, और अगर उसने हाइपोथेसिस पे टेस्टिंग की थी तो उसके क्या रिजल्ट्स आए थे, उसने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की थी, तो वो आपके माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है। ठीक है, इसलिए लिटरेचर रिव्यू पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने से पहले, उससे ही रिलेटेड फिर आपकी समझ लें कि ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की एक बुनियाद होती है। तो फिर उसके अलावा है कि एक गुड हाइपोथेसिस जो होता है ना, उसके अंदर आपकी एफर्ट्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं हो कि हम जस्ट गेस लगा लेंगे यार ये होगा, ठीक है, अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आपकी प्रॉपर एफर्ट्स होनी चाहिए कि यार अगर ये होगा तो इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हैं वो ये आ सकते हैं, या अगर ये है तो उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हैं वो ये आ सकते हैं। तो हाइपोथेसिस बनाते हुए हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम देख कर एक अच्छा हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, जिससे हमारा जो है रिसर्च क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से लोगों को भी क्लियर हो, और उनको भी पता चले कि किस पे हमने जो टेक्निक्स लगाई थी, इस पे जो हमने टेस्टिंग की थी, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो एक्सपेक्टेड आए हैं, और हम क्या चीज़ जो है वो सर्च आउट करना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं कि अब जब आप अपना रिसर्च हाइपोथेसिस को डिवेल्प कर रहे होते हैं ना, तो आपको अपने आप से सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं कि जो मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूँ क्या वो किस तरीके का है, क्या वो मुझे क्लियर है, अगर मुझे समझ आ रही है तो फिर लोगों को भी समझ आएगी, लेकिन अगर आप खुद ही कंफ्यूज हों किसी चीज़ में तो लोगों को क्या समझ आएगी। तो इसलिए जब भी कोई हाइपोथेसिस आप बनाएं, रिसर्च हाइपोथेसिस, तो इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में ज़रूर रखें और इनको कंसिडर करें। क्या है कि आप देखें कि आपने जो इसमें लैंग्वेज यूज़ की है वो क्लियर है या फोकस्ड है कि नहीं है, मतलब लोगों को समझ आए कि इसकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वर्डिंग भी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वर्डिंग भी अब क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे हाइपोथेसिस का और आपके रिसर्च टॉपिक का या रिसर्च प्रॉब्लम का जो है वो आपस में रिलेशनशिप बन रहा है कोई कि नहीं बन रहा। ये ना आपका ब्रांड्स के रिलेटेड आपका हो टॉपिक और आप बना रहे हो सोशल इश्यूज पे अपना हाइपोथेसिस, तो क्या कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा। उसके अलावा देखेंगे अगर रिलेशनशिप इस सेंस में हो कि अगर ब्रांड्स के रिलेटेड आपका टॉपिक है तो आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो आप क्या हाइपोथेसिस बनाएं कि मोस्टली पीपल ब्रांड कॉन्शियस, ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड कॉन्शियस, लेकिन ऐसा हाइपोथेसिस हो जो मिलता जुलता हो उस चीज़ से। ठीक है, मतलब उसके अंदर ब्रांड्स के रिलेटेड या सेल्स के रिलेटेड जो है वो कोई ना कोई हो कि अगर ये कम होगी तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, ये चीज़ ज़्यादा होगी तो चीज़ कम हो जाएगी, एक रिलेशनशिप हो, एक इफेक्ट हो उसके अंदर। उसके बाद देखेंगे आपका जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल भी है कि नहीं है, क्या जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं इसके ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कुछ हाइपोथेसिस होते हैं इस तरह के जिसके ऊपर आप कोई भी टेक्निक्स जो है उसके ऊपर आपको सही तरह के रिजल्ट नहीं दे रही होती, तो वो जब आप लिटरेचर स्टडी करते हैं ना तब आपको समझ लग जाती है इतनी कि आपके कौन से हाइपोथेसिस टेस्टेबल होते हैं और कौन से नहीं होते। तो हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल होना चाहिए, और अगर वो टेस्टेबल हैं तो वो किस तरीके से टेस्टेबल है, उसके ऊपर क्या वजह है जो कि हम इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर देखेंगे जो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, अगर आप वो उसके ऊपर आप टेस्टिंग करते हैं तो आप उस चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अगर आपके ये रिजल्ट्स आ जाते हैं तो। ठीक है, ये भी चीज़ देखनी पड़ती है। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आपके हाइपोथेसिस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं ना जिसको हम लोग चेंज कर सकते होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसका इफेक्ट जो है वो पता चल रहा होता है, मतलब इसकी वजह से ये हुआ। तो वो एक आपको हाइपोथेसिस बनाते हुए अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी कंसिडर करना चाहिए। और जब आप कह रहे हैं कि आप जब अपने वेरिएबल्स को डिसाइड करें ना, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि किसी भी एथिकल स्टैंडर्ड को वो मतलब उसके ना कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी स्टैंडर्ड को।
अगर कुछ लोग इस्लामिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं रिसर्च को, तो अगर रिसर्च टॉपिक है तो उसके अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ना हो जो मतलब क्रिश्चियंस को या हिंदुइज्म को इस तरह कोई स्टैंडर्ड खराब ना कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली लोग जो है पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी हैं, हमें पता भी नहीं लगता, या फिर इस तरह के होते हैं शिया बरादरी के भी हैं, तो वो इस तरीके के ना हो क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को सोशल जो सोसाइटी के एथिक्स हैं उनको भी देखना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया है कि हम चेक कर रहे हैं द एवरेज एज ऑफ द मेल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज हायर देन दैट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स, कि हमारा हाइपोथेसिस क्या है कि हम लोग एवरेज एज चेक करना चाहते हैं मेल स्टूडेंट्स की इस क्लास के अंदर, क्या वो हायर है एज कम्पेयर टू फीमेल स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये हाइपोथेसिस हमें बिल्कुल क्लियर है, हमें समझ आ रहा है कि हमने क्या चीज़ चेक करनी है, क्या चीज़ हम लोगों ने टेस्ट करनी है। अब देखें इसके अंदर हम क्या चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग एवरेज एज कंपेयर कर रहे हैं, किन लोगों की कंपेयर कर रहे हैं, किन पॉपुलेशन की कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो है फीमेल की और मेल स्टूडेंट्स की कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम लोग चाह रहे हैं एक्सप्लोर करना कि हम लोग एवरेज एज देखें कि मेल स्टूडेंट्स की क्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल स्टूडेंट्स। तो वो एक हमें हर चीज़ जो है वह क्लियर है इसके अंदर। ठीक, तो अगर हम क्लास चेंज कर देंगे, यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम 11th क्लास का सोच रहे हैं और अगर हम क्लास चेंज इजीली कर सकते हैं तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो एवरेज एज है वो क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एज हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्लास हम चेंज कर सकते हैं, क्लास के हिसाब से एज चेंज हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है हाइपोथेसिस हमें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एरर्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के हैं कि जब वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद उनके ये वाली बात होती है कि यार भी हमारी ये जो एरर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह के नहीं आए, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है हम अपनी रिसर्च में अब आइंदा नहीं करेंगे। तो वो एक गलत चीज़ होती है, क्योंकि आपकी अगर आप कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से बहुत ज़्यादा देख कर हाइपोथेसिस को डेवलप किया था, लेकिन फिर भी जो है ना आपके हाइपोथेसिस में एरर्स आ गए हैं। ठीक है, क्यों आए, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स वो नहीं आए। तो इसका सिर्फ ये नहीं है कि आप हाइपोथेसिस को देखें, आप हाइपोथेसिस को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जो बाकी रिसर्च एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके पॉइंट्स होते हैं, उनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपने जो स्टडी डिज़ाइन जो चूज़ किया है अपने स्टडी के लिए वो सही ना हो सकता है वो उसके ऊपर लिंक ना कर रहा हो उस स्टडी के ऊपर, तो इस वजह से भी आपके हाइपोथेसिस जो है उसके ऊपर टेक्निक्स लगाई हैं तो वो खराब आ गया। उसके अलावा जो है आपने जो सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज़ किया, यानी कि जो सैंपल सेलेक्ट करने का हो सकता है फॉर्मूला गलत हो, उस तरीके से सैम्पलिंग ना होनी हो या उस तरीके से डाटा कलेक्शन ना होनी हो, तो वो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आई। अगर सैम्पलिंग में प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपकी जो डाटा कलेक्शन है वो इनएक्यूरेट है। अगर आपका डाटा कलेक्शन सही नहीं ना होगी तो आपके सारे रिजल्ट खराब जाते हैं। तो इसलिए जब भी डाटा कलेक्शन करें बहुत ज़्यादा ध्यान से करें और एक्यूरेट करें। या हो सकता है कि आपने एनालिसिस ही गलत किया हो सकता है कि आपकी जो टेक्निक्स हैं वो पैरामीट्रिक लगनी हो लेकिन आपने नॉन पैरामीट्रिक लगा दी हैं, इसका मसला भी आ सकता है। यानी कि आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल थी और आपने नॉन नॉर्मल वाले टेस्ट लगा दिए हैं, इसकी वजह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रिजल्ट जो हैं वो खराब आ सकते हैं। उसके अलावा हम जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करें हैं वो नहीं सही, तो इसलिए जो आपने कंक्लूजन्स आपके ड्रा हुए हैं वो इनएक्यूरेट हुए हैं, इनकरेक्ट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो कंसिडर हम लोग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है कि हर चीज़ जो है हमारी बिल्कुल ठीक होनी होगी, तो हर टेस्ट हमारा ठीक होगा। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कंस्ट्रक्टिंग अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, कि आप लोग हाइपोथेसिस को किस तरीके से डेवलप करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हमने आज डिस्कस किया है। और इसके बाद आप अच्छी तरीके से शायद हाइपोथेसिस को बना सकते होंगे और इन पॉइंट्स को देख सकते होंगे कि किन किन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। जब हम अपने एजुकेशन करियर में थे तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे और बहुत ज़्यादा काम होता था। तो मेरा मेन मकसद ये है कि मैं उन स्टूडेंट्स को उस चीज़ की अवेयरनेस दूँ,
किन चीज़ों का हमें नहीं पता था, क्योंकि तब यूट्यूब वगैरह पे इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी और उस टाइम पे हमें होता था कि यार हमें कोई चीज़ मिले ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हों। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से इन चीज़ों के बारे में बताऊं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं, और आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।